आइए बच्चों, आज की पढ़ाई हम लोग एक कहानी से शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक शेरनी रहती थी। शेरनी गर्भवती हुई, उसका गर्भकाल पूरा हुआ, उसको बच्चे जनने का समय आ गया, बच्चे को जन्म देने का समय आ गया। जिस समय उसे बच्चे को जन्म देने का समय आया, प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। उसी वक्त वह एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर छलांग लगा रही थी और अचानक इसी बीच प्रसव पीड़ा हुई और उसका बच्चा जन्म ले लिया। शेरनी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच छोटा सा गैप था, उस गैप को छलांग लगा रही थी। उसी बीच उसके बच्चे जन्म ले लिए और उसी खंडहर में, उसी गैप में, पहाड़ का जो गैप था उसी में उसका बच्चा गिर गया। किसका बच्चा? शेरनी का बच्चा। और उस दो पहाड़ के बीच में जो गैप था, खंडहर था, उसके नीचे भेड़ों के झुंड रहते थे। क्या रहते थे? भेड़ के झुंड। भेड़ बुझते हैं ना, सिप। वो भेड़ के झुंड, एक गरेड़िया भेड़ी पाले हुए था और उस भेड़ के झुंड, वह भेड़ का झुंड वहीं पे था। कहाँ पे? दो पहाड़ों के बीच में जो कंदरा थी, खाई था नीचे, उसी में भेड़ के झुंड थे। उसी झुंड में जाकर वह बच्चा गिर गया। कौन बच्चा? शेरनी का बच्चा। भेड़ उस शेरनी के बच्चे को अपने ही बच्चा समझकर पालने लगा, दूध पिलाने लगा। और शेरनी का बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और वह भेड़ों के साथ चलने लगा। भेड़ जिधर जिधर जाता उधर उधर वो भी जाता और वह घास फूस खाने लगा। भेड़ घास फूस खाता था, वो भी घास फूस खाने लगा। और जिस तरह से भेड़ सिर नीचे करके चलता है, वो भी सिर नीचे करके चलने लगा। एक दिन की बात है, भेड़ के झुंड जंगल से गुजर रहे थे। तभी एक बूढ़ा शेर जो बीमार पड़ गया था, अब वह चल फिर नहीं सकता था, ठंड का मौसम था, वो अपने मांद के बाहर आकर धूप सेक रहा था। तभी उसने देखा कि भेड़ का एक झुंड जा रहा है और उस भेड़ के झुंड में एक सिर नीचा किए हुए शेर भी जा रहा है ना। तो उस शेर को बड़ा अचरज हुआ, क्या रे, भेड़ तो हमारा शिकार है, भेड़ हमारा भोजन है, और उसी भेड़ के साथ ये शेर भी जा रहा है सिर नीचा करके, बात क्या है? उसको बड़ी गुस्सा आया, क्रोध आया, और क्रोध में आकर के वह बीमार से हिम्मत किया कस के और दौड़ के गया और उस शेरनी के बच्चे को गर्दन पकड़ा और उसको ले गया कुआं के पास और कहा कि बेहुदा, तुम शेर हो करके ये भेड़ों के साथ सिर नीचा करके कायरों की तरह क्यों भाग रहा है इधर से उधर? और कुएं के पास ले गया और कुएं में दिखलाए कि ले देख, तू कौन है? तू शेर है, तू भेड़ नहीं है, तू क्या है? शेर है। उस शेर के बच्चे ने अपना तस्वीर देखा, वहीं पे गर्जना पैदा हुई, उसके भीतर एक नई ताकत का एहसास हुआ, नया जोश का संचार हुआ और वह एक बार कस के गर्जा और तब जाकर के उसे अपनी ताकत का एहसास हुआ और उस दिन से वह भेड़ के झुंड को छोड़ दिया और शेरों के साथ जीने लगा। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुम भी क्या हो? शेर हो। लेकिन लोगों ने यहाँ तुम्हें बार बार कहता है तुम कमजोर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा कर करके आपको कमजोर बना देता है। तो आपको अपनी ताकत को समझना है कि आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग एनीवेयर एंड एवरीवेयर, आई हैव सो कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। मेरे पास उतनी क्षमता है, उतनी ताकत है कि मैं कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ। इस संसार में जिसके पास दो हाथ, दो पैर, दो आंख और सबसे बड़ा चीज एक ब्रेन है, वो कोई गरीब नहीं, वो कायर नहीं है। परमात्मा ने इतना ही चीज देकर सबको भेजा है और इतना ही चीजों का प्रयोग करके कोई अमीर बन जाता है, कोई वैज्ञानिक बन जाता है, कोई कलाकार बन जाता है, कोई साहित्यकार बन जाता है और कोई दूसरे की निंदा करते रहता है कि मैं तो गरीब हूँ, मेरा दिन ही खराब है, मेरा समय ही खराब चल रहा है। ये सब बात कौन करता है? ये मेरा समय खराब है, दिन खराब है, ये कायरों की आवाज है। किनकी आवाज है? कायरों की आवाज है। बहादुर आदमी काम करता है, अपनी ताकत को पहचानता है। तुम्हारे भीतर
बहुत ताकत है, तुम पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में कैच कर सकते हो। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं नाउन के केस को। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नाउन के केस यानी नाउन के कारक को पढ़ेंगे। तो नाउन के 4 कारक होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला हमारा क्या है? नॉमिनेटिव केस। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस या उसी को कहते हैं एक्यूजेटिव केस। तीसरा है पॉजेसिव केस या उसी को कहते हैं जेनिटिव केस। और चौथा क्या है? वोकेटिव केस या इसी को कहते हैं केस ऑफ एड्रेस। ये 4 केस है। कोई दिक्कत? तो चलिए पहले हमारा क्या है? नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। नाम में ही परिभाषा, नाउन का केस पढ़ रहे हैं। और क्या? नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, जब किसी नाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह किया जाए। परिभाषा मैंने नहीं लिखा है, परिभाषा छोटी छोटी है, आप उसको लिख लीजिएगा खुद से। हर एक चीज को लिखना कोई जरूरी नहीं है, दिमाग में लिखिए, ब्रेन में लिखिए। समझना ज्यादा जरूरी है, इसलिए समझने पर जोर देना है। समझ लेना है, लिखा हुआ किताबों में है, आपको समझना है। नॉमिनेटिव केस किसको कहेंगे? जब किसी नाउन का प्रयोग वाक्य में, सेंटेंस में किसके रूप में हो? किस भांति हो? सब्जेक्ट के रूप में। जब किसी नाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह किया जाए, कर्ता के स्थान पर किया जाए, सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाए, तब उस नाउन को हम कहेंगे कि यह नाउन किसमें है? सब्जेक्टिव केस में है। तो दिक्कत, जैसे देखिए हम कहें कि राम किल्ड रावण, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? राम। कौन है सब्जेक्ट? राम। तो राम क्या हो गया हमारा? नॉमिनेटिव केस, NC। कोई दिक्कत? नॉमिनेटिव केस। कोई दिक्कत? फिर दूसरा वाक्य हमने लिया, सीता लव्स राम। सीता राम से प्यार करती है। सीता राम से प्यार करती है, तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? कौन है? सीता। तो सीता क्या हो गया हमारा? नॉमिनेटिव केस हो गया। कोई दिक्कत? या सब्जेक्टिव केस भी लिख सकते हैं, SC भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सीता और राम क्या है? इन सेंटेंसों में, वाक्यों में क्या कर रहा है? कर्ता का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब कोई नाम वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर आए, सब्जेक्ट का काम करे, कर्ता का काम करे, तो उसी को कहेंगे यह नाउन नॉमिनेटिव केस में है या सब्जेक्टिव केस में। कोई दिक्कत? दूसरा हमारा है ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। तो अगर कोई नाउन वाक्य में ऑब्जेक्ट का कार्य करे, किसका कार्य करे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। ठीक है? तो अगर कोई नाउन वाक्य में ऑब्जेक्ट का कार्य करे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आए, तो उक्त नाउन को, उस नाउन को हम कहेंगे कि यह नाउन ऑब्जेक्टिव केस में है। जैसे कि राम किल्ड रावण, यहाँ पर रावण क्या? ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में रावण ऑब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस, OC। क्या हो गया? OC, ऑब्जेक्टिव केस। कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल लिया, सीता लव्स राम। वह सेम एग्जांपल ऊपर वाला ही लिया है। इसमें क्या लिखा मैंने? सीता लव्स राम। तो इसमें देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर कौन आ रहा है? राम। तो राम क्या हो गया? OC, ऑब्जेक्टिव केस। कोई दिक्कत? हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे। तीसरा हमारा क्या? पॉजेसिव या जेनिटिव केस। पॉजेसिव या जेनिटिव केस, इसको संबंध कारक कहते हैं या अधिकार वाचक कारक भी कह सकते हैं, संबंध कारक ही कहते हैं। तो ये पॉजेसिव या जेनेटिव केस किसको कहेंगे? तो नाउन के जिस रूप से, नाउन के जिस फॉर्म से यह पता चले कि किसी व्यक्ति के साथ क्या किया जा रहा है? रिलेशन दर्शाया जा रहा है, या किसी वस्तु पर अधिकार जताया जा रहा है। किससे? नाउन के जिस रूप से, उसी नाउन के उस रूप को क्या कहेंगे? पॉजेसिव केस कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉजेसिव केस। तो कह सकते हैं हम कि पॉजेसिव केस से, नाउन के पॉजेसिव केस से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर अधिकार जताया जाता है या किसी व्यक्ति से संबंध जोड़ा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जेनेटिव केस से क्या होता है? जेनेटिव केस या पॉजेसिव केस से संबंध या अधिकार का बोध होता है। क्या कह सकते हैं? पॉजेसिव केस से संबंध या अधिकार का बोध होता है। संबंध का भी बोध हो सकता है और अधिकार का भी बोध हो सकता है। जैसे देखिए, ही इज राम्स ब्रदर, वह राम का भाई है। वह क्या है?
राम का भाई, तो राम्स ब्रदर माने राम का क्या भाई, तो राम के साथ भाई का संबंध हो रहा है ना, यहाँ संबंध का बोध हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या, पीसी। क्या हो गया, पीसी। कौन हो गया पीसी, पॉजिटिव केस हो गया कौन, राम्स। क्यों, क्योंकि राम का क्या, तो भाई, राम के साथ भाई भाई का संबंध हो रहा है, यहाँ राम्स से संबंध का बोध हो गया, तो यहाँ पर राम्स हो गया पॉजिटिव केस। तो दिक्कत। दूसरा वाक्य हमने लिया, दैट इज सीताज कार, वह सीता की गाड़ी है। तो सीता की गाड़ी, सीताज माने सीता की क्या, तो कार। तो कार पर सीता का अधिकार हो रहा है ना, तो इसमें अधिकार का बोध हो रहा है, इसमें संबंध का बोध हो रहा है। यहाँ पर सीता क्या हो गया, सीता क्या हो गया, पीसी, पॉजिटिव केस। कोई दिक्कत, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। परिभाषा आप लोग लिख लेंगे, लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। चलिए चौथा हमारा क्या है, वोकेटिव केस। चौथा क्या है, वोकेटिव केस, या इसी को कहते हैं केस ऑफ एड्रेस। वोकेटिव केस या केस ऑफ एड्रेस, जब किसी नाउन को पुकार कर कोई कार्य किया जाता है तो अब उसी को क्या कहते हैं, वोकेटिव केस या केस ऑफ एड्रेस। ठीक है, वोकेटिव केस या केस ऑफ एड्रेस कहते हैं। जब किसी नाउन को पुकार कर कोई कार्य किया जाए तब उसको क्या कहते हैं, वोकेटिव केस या केस ऑफ एड्रेस। ठीक है, जैसे कि देखिए, बॉयज कम हियर, लड़कों यहाँ आओ। यहाँ पर बॉयज क्या है, नाउन, नाउन ही है ना, तो नाउन क्या हमारा, वीसी, वोकेटिव केस। कोई दिक्कत। फिर राधा सिट डाउन प्लीज, राधा कृपया बैठ जाओ। तो राधा को पुकार कर काम कर रहे हैं ना, राधा को पुकार कर काम किया कि राधा बैठ जाओ, तो राधा क्या हो गया, वीसी। मदर कैन आई गो आउट, माँ क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो माँ को पुकारा जा रहा है ना, यहाँ पर मदर क्या हो गया, वीसी। कोई दिक्कत। तो जब किसी नाउन को पुकार कर कोई कार्य किया जाता है तब उस नाउन को हम कहेंगे कि यह नाउन वोकेटिव केस में है। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि चारों को एक बार और हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। नाउन के 4 केस है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस। अगर नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर आए तो कहेंगे नॉमिनेटिव केस, अगर नाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर आए तो ऑब्जेक्टिव केस, अगर नाउन के रूप से अधिकार या संबंध का बोध हो तो कहेंगे पॉजेसिव केस। अगर किसी नाउन को पुकार कर कोई कार्य किया जाए अगर किसी नाउन को पुकार कर कोई कार्य किया जाए तो उसको कहेंगे वोकेटिव केस या केस ऑफ एड्रेस। कोई दिक्कत। ध्यान देने की बात है कि इसमें हम लोगों ने नाउन का केस पढ़ा, ठीक है। प्रोनाउन का भी केस होता है, किसका, प्रोनाउन का भी केस होता है। हम प्रोनाउन का केस को अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसी को समझ ले तो प्रोनाउन का भी केस समझ में आ जाए। जहां जहां नाउन है वहां वहां हम प्रोनाउन रख देंगे तो प्रोनाउन का केस हो जाएगा। जैसे देखिए, राम किल्ड रावण, यहाँ हम कह देंगे ही किल्ड रावण, यहाँ पर ही रख देंगे तो ही प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का केस हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर यहाँ सीता लव्स राम, हम यहाँ लिख देंगे सी लव्स राम, तो सी हो जाएगा, प्रोनाउन का केस हो गया, प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, राम किल्ड रावण, यहाँ राम किल्ड, हिम लिख दे, हिम लिख देंगे ना। जहां जहां नाउन का प्रयोग होता है वहीं वहीं हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन का भी प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन का भी प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी नाउन का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो राम किल्ड हिम लिख दे, तो हिम क्या प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। यहाँ पर भी राम है तो हिम लिख दे, तो वहां पर भी हो जाएगा क्या, प्रोनाउन का केस हो जाएगा। और फिर इस तरह से संबंध बताने के लिए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हिज ब्रदर, हिज लिख सकते हैं राम के, तो हिज फिर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन का पॉजिटिव केस हो जाएगा, है ना। और पॉजिटिव फॉर्म पॉजिटिव केस। और फिर सीताज है, सीताज की जगह पर हम लिख सकते हैं दैट इज हर कार लिख सकते हैं, तो फिर प्रोनाउन का पॉजिटिव केस हो जाएगा। और यहाँ पर बॉयज कम हियर, वोकेटिव केस में बॉयज कम हियर, तो सीधे यहाँ हम लिख देंगे कम हियर। अगर कोई सेंटेंस है सीधे कम हियर, तो कम हियर में यू छुपा हुआ रहता है, यू छुपा हुआ रहता है, हिडन रहता है। लेकिन जहां पर आपको जोर देना है उस आदमी पर तो यू लिख भी सकते हैं, ठीक है। यू कम हियर लिख सकते हैं, ठीक है।
तो कहने का मतलब कि अगर हम सीधे कहें कि कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, तो इन सब वाक्य में क्या छिपा हुआ है? यू। तो यू छिपा हुआ, वही यू क्या हो जाएगा? वोकेटिव केस, प्रोनाउन का वोकेटिव केस। यू प्रोनाउन है। तो बात समझ गए? प्रोनाउन का केस अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ये 4 तरह के केस पढ़ लिए। अब ये पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस में यहां पर मैंने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है। पॉजेसिव केस बनाने के लिए, मतलब नाउन के पॉजेसिव केस बनाने के लिए 2 तरह से बनाया जाता है, एक एपोस्ट्रोफी एस लगा करके और एक ऑफ लगा करके। तो कैसे हम लोग नाउन ऑफ का प्रयोग कहां करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहां करेंगे, पॉजेसिव केस के कुछ और प्रयोग को अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे और ऑफ के प्रयोग और एपोस्ट्रोफी एस के प्रयोग को डिटेल से समझेंगे। यहीं पे आज खत्म करूं।